Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 18th February 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, Braxton Hicks contractions are। आपको बताना है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन ए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में होने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ऑप्शन बी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट अकर्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के डिलीवर होने के बाद यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस। या फिर ऑप्शन सी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस। इस क्वेश्चन में आपको तीन ही ऑप्शंस मिलेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस को आप ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आइए इन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस और फॉल्स लेबर पेन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को आप प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस या फिर फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जानते हैं। It usually started at 6 to 8 weeks of gestation, but that time women were unable to know about it due to weak strength of contraction. प्रेगनेंसी में 6 से लेकर 8 सप्ताह के बीच ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन इस समय इतने हल्के होते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा इसे फील नहीं किया जा पाता। इट स्ट्रांगली अपीयर्ड एट और आफ्टर 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा 16 सप्ताह के बाद फील किए जाते हैं। उस समय ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तेज होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कब अपीयर होते हैं, तो आप यहां पर इस आंसर को देंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा भी गया है। एग्जैक्ट बात करें तो नियर अराउंड 20 वीक्स के गेस्टेशन पर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मदर को फील होने लगते हैं, जबकि इनकी शुरुआत अराउंड 6 to 8 वीक्स पर हो जाती है। Its force of strength or increased at or before the onset of labor, but that strength of contractions are not sufficient to onset of labor, so that's why this type of labor pain is called false labor pain। देखिएगा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इतने सफिशिएंट पावरफुल नहीं होते कि वो बच्चे को डिलीवर करवा पाएं। इसी कारण से इन्हें प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर ट्रू लेबर पेन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं और ये बॉडी को ट्रू लेबर पेन के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर। हमारे शरीर में प्रोटीन क्यों आवश्यक है? वेट कम करने के लिए, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, बॉडी टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, या फिर स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करने के लिए। प्रोटीन का क्या रोल है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारे बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लैरिंगोफेरिंक्स इज फाउंड बिटवीन। लैरिंगोफेरिंक्स कहाँ पाया जाता है? C1 C4 के बीच, C2 C4 के बीच, C3 to C6 के बीच, C3 to C9 के बीच। The right answer is option C. लैरिंगोफेरिंक्स C3 से लेकर C6 के बीच होता है। फेरिंग्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नेजोफेरिंक्स। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी एट द लेवल बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड सॉफ्ट पैलेट। फेरिंग्स का पहला पार्ट नेजोफेरिंक्स के नाम से जाना जाता है और ये नेजल कैविटी के बिल्कुल पीछे पाया जाता है। एग्जैक्टली बताया जाए तो स्कल और सॉफ्ट पैलेट के बीच। फेरिंग्स के रिमेनिंग पार्ट्स में ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स आता है। ओरोफेरिंग्स इज सिचुएटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी एट द लेवल बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड C3। ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का सेकेंड पार्ट है और ये ओरल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा होता है। ये सॉफ्ट पैलेट और C3 लेवल के बीच सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द लैरिंग्स एट द लेवल बिटवीन C3 एंड C6। लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है और इसकी एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन यदि पूछी जाए तो आप कहेंगे बिटवीन C3 टू C6। क्वेश्चन नंबर 4, कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज इंटरप्रिटेड एज नॉर्मल इफ। आपको बताना है कि कोल्ड कैलोरी टेस्ट को आप किस फाइंडिंग के मिलने पर नॉर्मल मानेंगे। ऑप्शन ए, रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट अकर्स व्हेन कोल्ड और वार्म वाटर इज प्लेस्ड इनटू द ईयर। हम जैसे ही पर्सन के ईयर में वार्म या कोल्ड वाटर डालते हैं, इंस्टिल करते हैं, पर्सन की आईज साइड टू साइड और रैपिडली मूव करती हैं। ऑप्शन बी कहता है आई मूवमेंट्स आर सिमिलर ऑन बोथ साइड्स व्हेन कोल्ड और वार्म वाटर इज प्लेस्ड इनटू द ईयर। जो आई मूवमेंट्स यहां पर होंगी वो दोनों आईज के अंदर इक्वल होंगी, सिमिलर होंगी। ऑप्शन सी कहता है रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट डू नॉट अकर इवन आफ्टर आइस कोल्ड वाटर इज गिवन। आइस कोल्ड वाटर डालने के बाद भी पर्सन की आइज में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ऑप्शन डी कहता है ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सेलेक्ट योर आंसर। कोल्ड कैलोरी टेस्ट में कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि ये टेस्ट नॉर्मल है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, प्रीवियस एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट शुड अकर व्हेन कोल्ड और वार्म वाटर इज प्लेस्ड इनटू द ईयर। देखिएगा, अगर किसी पर्सन में ब्रेन डैमेज है या नहीं, ब्रेन स्टेम डैमेज है या नहीं, इस चीज को अगर पता करना हो तो इसके लिए हम कोल्ड कैलोरी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम पेशेंट के ईयर में
बॉडी टेम्परेचर से कुछ गर्म या कुछ ठंडा पानी डालते हैं। जैसे ही पर्सन के कान में ये पानी जाता है, ईयर में ये पानी इंस्टिल करते हैं, वैसे ही पर्सन की आईज के अंदर एक एबनॉर्मल इनवॉलेंटरली मूवमेंट होती है। अगर पर्सन की आईज का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन हो और दोनों आईज के अंदर सिमिलर मूवमेंट दिखाई दे, तो हम ये मानेंगे कि इस पर्सन के अंदर ब्रेन स्टेम और ब्रेन दोनों ही नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन किसी पर्सन के अंदर वाटर इंस्टिल करने के बाद भी पर्सन की आईज में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, इसका ब्रेन स्टेम या ब्रेन का कुछ हिस्सा डिफेक्टेड है। वाटर इंस्टिल करने के बाद आइस की जो ये राउंडेड या लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, इसे आप नैस्टैगमस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। The eye movement should be similar on both sides. If the rapid side to side eye movement do not occur after cold water is given, there may be damage to the। अब ये चीज भी प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है कि अगर कोल्ड कैलोरी टेस्ट नॉर्मल नहीं आता है तो इससे आप क्या समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोल्ड कैलोरी टेस्ट नॉर्मल नहीं है, आइस में मूवमेंट नहीं हुई है, तो इस पर्सन के अंदर इनर ईयर की नर्व में किसी भी प्रकार का डैमेज मौजूद है। इस पर्सन के अंदर जो सेंसरी बैलेंस है वो डिस्टर्ब्ड है। इस पर्सन के अंदर ब्रेन का हिस्सा, ब्रेन स्टेम डैमेज्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? थायमिन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, नियासिन की कमी से, या फिर फॉलिक एसिड की कमी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। Megaloblastic anemia most commonly results from an acquired nutritional deficiency or inability to absorb nutrient। देखिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मोस्टली एक्वायर्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब ना हो पाने के कारण होता है। कॉमन कॉज इंक्लूड डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। It is also called vitamin B9 required for the production of RBC। फॉलिक एसिड को आप विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं और ये विटामिन B9 जो है RBC के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एग्जाम में अक्सर दो एनीमिया बार बार पूछे जाते हैं। पहला तो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो कि फॉलिक एसिड की कमी से होता है, और दूसरा आता है पर्नीशियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर्ड while the client is on treatment with aminoglycosides। किसी पर्सन को यदि एमिनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग दी जा रही है तो इस ड्रग को देने से पहले क्लाइंट में कौन सा लैब टेस्ट मॉनिटर करवाना आवश्यक है? हीमोग्लोबिन, सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन और प्लेटलेट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सीरम क्रिएटिनिन लेवल। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक्स हैं। बैक्टीरिसीडल का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। इस
ग्रुप की मेडिसिन का इस्तेमाल जनरली बच्चों में ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस के इन्फेक्शन होने के बाद किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एमिनो जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सभी इस एमिनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की मेडिसिन हैं। अब जान लेते हैं कि इस मेडिसिन को देने से पहले सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्यों चेक किया जाता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी बाय किडनीज, दस डोजेज आर मॉडिफाइड बेस्ड अपॉन द किडनी फंक्शन। देखिएगा, जिस किसी पेशेंट को एमिनोग्लाइकोसाइड्स दी जा रही हैं, इस ड्रग के बॉडी में मेटाबॉलिज्म होने के बाद रिमेनिंग मेडिसिन बॉडी से बाहर किडनी के थ्रू यूरिन द्वारा निकाली जाती हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही होंगी तो ये ड्रग बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी और इस ड्रग के बढ़े हुए लेवल के कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। तो जब भी हम पेशेंट को ये मेडिसिन देंगे तो पहले ये चेक कर लिया जाता है कि पर्सन की किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। अगर काम कर रही है तो ही आप ये मेडिसिन दें और अगर नहीं कर रही है तो आप उसे ये मेडिसिन नहीं देंगे। टेस्ट दैट रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ किडनी सच एज क्रिएटिनिन एंड एस्टिमेटेड GFR are often ordered prior to the initiation of aminoglycoside therapy and then the intervals to monitor the kidney function। याद रखिएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड्स कई बार किडनी को भी डैमेज कर देती हैं। इस वजह से ही किडनी सही काम कर रही है या नहीं, इसके असेसमेंट के लिए इस ड्रग को देने से पहले और इस ड्रग थेरेपी के दौरान किडनी फंक्शन का असेसमेंट जरूरी होता है। और किडनीज के फंक्शन का असेसमेंट हम GFR को चेक करवाकर और क्रिएटिनिन के लेवल को चेक करवाकर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, द क्लाइंट अराइव्स इन emergency room with a bull's eye rash. Which question would be most appropriate for the nurse? Ask the client. एक पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास आता है और इसकी बॉडी पर बुल्स आई रैश मौजूद है। इस पेशेंट से एज अ नर्स इस समय आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? बुल्स आई रैश की बात की जाए तो स्किन पर कुछ देखने में रेड कलर का इस तरह का मार्क दिखाई देता है, इसे आप बुल्स आई के नाम से जानते हैं। बीच में एक बड़ा घेरा होता है और उसके चारों तरफ रिंग होती है और ये पूरा जो रेड कलर का पैच है बुल्स आई रैश के रूप में जाना जाता है। इस पेशेंट से आप ये पूछेंगे ऑप्शन ए के अनुसार, हैव यू फाउंड एनी टिक्स ऑन योर बॉडी? क्या आपने अपने शरीर पर किसी टिक को देखा है? ऑप्शन बी, हैव यू हैड एनी नोजिया इन लास्ट 24 आवर्स? क्या आपको पिछले 24 घंटे में नोजिया फील हुआ है? ऑप्शन सी, हैव यू बीन आउटसाइड द कंट्री इन लास्ट 6 मंथ्स? क्या आप अपने देश से बाहर पिछले 6 महीने में कभी गए हैं? ऑप्शन डी, हैव यू हैड एनी फीवर फॉर पास्ट फ्यू डेज? क्या आपको पिछले कुछ दिनों में फीवर आया था? कौन सा क्वेश्चन इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, एप्रोप्रिएट होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम इस पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आपने अपने शरीर पर किसी टिक को देखा है? ऑप्शन ए इज एप्रोप्रिएट हियर। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। The bull's eye rash is indicative of Lyme's disease, a disease spread by ticks। देखिएगा, अगर किसी पर्सन के शरीर पर बुल्स आई रैश मौजूद है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को लाइम्स डिजीज है और ये लाइम्स डिजीज जो है टिक्स के द्वारा स्प्रेड होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में लाइम डिजीज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। The signs and symptoms include elevated temperature, headache,
नोजिया एंड स्किन रैश। ये 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको लाइम्स डिजीज में देखने को मिलेंगे। पेशेंट को फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है और स्किन रैश हो सकते हैं, जो कि बुल्स आई रैश के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A nurse is caring for a newborn with a myelomeniingocele. What should immediate nursing care for this infant include? किसी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद असेसमेंट के दौरान आपको ये पता चलता है कि इस बच्चे को माइलोमेनिंगोसील कंडीशन है। इस बच्चे के लिए इमीडिएट नर्सिंग केयर क्या होगी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1, प्लेसिंग द इन्फेंट इन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इस बच्चे को आप रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। ऑप्शन 2, अप्लाइंग स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग टू द सैक। हम इस बच्चे में स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे सैक पर। ऑप्शन 3, पोजिशनिंग द इन्फेंट प्रॉन विथ लेग्स स्लाइटली एबडक्टेड। हम इस बच्चे को प्रॉन पोजीशन देंगे और लेग्स को हल्का सा एबडक्टेड रखेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। इस बच्चे पर हम इमीडिएट नर्सिंग केयर के रूप में स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। स्टेराइल इसलिए क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कंटैमिनेशन ना हो, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। मॉइस्ट इसलिए क्योंकि ड्राइनेस से हमें इसे प्रिवेंट करना है। नॉन एडरेंट इसलिए क्योंकि अगर ये ड्रेसिंग बच्चे के इस सैक के पर चिपक गई तो उसे निकालते समय बच्चे के सैक को डैमेज हो सकता है, रप्चर हो सकता है। तो नॉन एडरेंट यानी जो ड्रेसिंग चिपकती नहीं हो, ऐसी ड्रेसिंग मटेरियल का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। आइए अब जान लेते हैं एग्जैक्टली माइलोमेनिंगोसील होता क्या है। Myelomeningocele is a severe form of spina bifida in which spinal cord and nerve develop outside the body and are contained in fluid-filled sac that is visible outside the back area। देखिएगा, बच्चों में कंजेनाइटल डिजीज के रूप में स्पाइना बाइफिडा कंडीशन देखी जाती है। स्पाइना बाइफिडा का ही प्रकार है माइलोमेनिंगोसील। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बेबी है, ये बेबी का बैक पार्ट है। तो इस बच्चे नॉर्मल बेबी के अंदर तो स्पाइनल कॉर्ड अंदर रहती है, लेकिन माइलोमेनिंगोसील कंडीशन के अंदर बच्चे के जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर ना रहकर इसका नीचे वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ जाता है। एक सैक की तरह, एक थैली की तरह एक उभरी हुई स्ट्रक्चर बच्चे में मौजूद होती है और इस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा होता है, नर्व्स होती हैं और ये जो एरिया है पूरा फ्लूइड फिल्ड होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा शरीर से बाहर एक थैली नुमा संरचना में डेवलप हो जाए और इसके अंदर नर्व्स और फ्लूइड की मौजूदगी हो तो ये कंडीशन माइलोमेनिंगोसील कहलाती है। अब इस बच्चे का जन्म के तुरंत बाद असेसमेंट करने पर हमें ये बाहर ही नॉर्मली विजुअलाइज हो जाती है ये स्ट्रक्चर। तो हम तुरंत क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को मॉइस्ट स्टेराइल नॉन एडरेंट ड्रेसिंग से कवर कर देंगे और फिर सर्जरी द्वारा इसे रिपेयर करवाया जाता है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। This is done to prevent drying and breakage of sac. Any opening increase the risk of infection of central nervous system. देखिएगा, माइलोमेनिंगोसील कंडीशन में जो सैक बॉडी से बाहर डेवलप है, अगर वो किसी भी कारण फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ से इन्फेक्शन बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच सकता है, और जो कि एक बहुत ही डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन को डेवलप कर सकता है। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम बच्चे को जैसे ही हमें पता चलता है कि इसे माइलोमेनिंगोसील कंडीशन है, तुरंत प्रोन पोजीशन दे के इसके सैक को स्टेराइल नॉन एडरेंट ड्रेसिंग से कवर कर देंगे। द इन्फेंट जनरली प्लेस्ड इन न्यूट्रल पोजीशन टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन अफेक्टेड एरिया। हम इस बच्चे को प्रोन पोजीशन देकर न्यूट्रल वे में रखेंगे ताकि इसके सैक पर किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े। द लेग्स आर एबडक्टेड टू काउंटरएक्ट द सबलक्शन सिंस द इन्फेंट अनेबल टू मूव द लेग। अगर बच्चा अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में एबडक्शन किया जाता है टू काउंटरएक्ट द सबलक्शन। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। These points are also important, can be asked. Question number 9. In a primigravida mother, engagement occurs at approximately gestation age. किसी पहली बार प्रेग्नेंट हुई मदर में एंगेजमेंट किस समय होता है ये आपको बताना है। देखिएगा, एंगेजमेंट शब्द का मतलब है यह वह फीलिंग है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को बच्चे के हल्का सा नीचे खिसकने पर यानी डिसेंट होने पर होती है। एंगेजमेंट के दौरान बच्चा हल्का सा नीचे डिसेंट होकर बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विस के अंदर जाकर एंगेज हो जाता है, फिक्स होता है। और ये कंडीशन जनरली आपको अगर हिंट दिया जाए तो लेबर शुरू होने से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले होती है। अब आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस राइट, इट इज ऑप्शन सी, अराउंड 34 to 36 वीक्स, 34 से 36 सप्ताह के आसपास डिसेंट देखा जाता है, एंगेजमेंट देखा जाता है। Question number 10. The charge nurse is making assignments for the day. After accepting the assignment, the client with leukemia, the nurse tells the charge nurse that her child has chicken pox. Which action should the charge nurse take? देखिएगा, आप किसी हॉस्पिटल में इंचार्ज नर्स हैं, हेड नर्स हैं। आपने अपने जूनियर नर्सेस को अलग अलग पेशेंट की केयर करने के लिए कहा। उनमें से एक नर्स को आपने ऐसा पेशेंट दिया जिसे ल्यूकीमिया था। इस नर्स ने इस पेशेंट की केयर को एक्सेप्ट करने के बाद आपको बताया कि उसके बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है। इस सिचुएशन में एज अ चार्ज नर्स आप कौन सा एक्शन लेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, चेंज द नर्स असाइनमेंट टू अनदर क्लाइंट। हम इस नर्स जिसके बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है उस नर्स के पेशेंट को यानी ल्यूकीमिया वाले पेशेंट को दूसरी नर्स को दे देंगे। ऑप्शन बी कहता है, एक्सप्लेन द नर्स दैट देयर इज नो रिस्क टू द क्लाइंट। आप इस नर्स को बताएंगे कि आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है, इसके बावजूद भी ल्यूकीमिया वाले पेशेंट की आप केयर कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है। ऑप्शन सी, आस्क द नर्स इफ चिकन पॉक्स हैव एस्केप्ड। आप नर्स से पूछेंगे कि क्या
बच्चे को जो चिकन पॉक्स है वो स्कैब्ड टाइप का है यानी खुजली वाला है। ऑप्शन डी, आस्क द नर्स इफ शी हैज हैड एवर चिकन पॉक्स। आप इस नर्स से पूछेंगे कि क्या आपको पहले चिकन पॉक्स हो चुका है या नहीं। चूज योर आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप नॉर्सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां सारा खेल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का है। यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एज अ चार्ज नर्स आप उस नर्स से पूछेंगे कि आपको पहले कभी चिकन पॉक्स हुआ है या नहीं। ऐसा इसलिए सही माना गया है क्योंकि अगर किसी पर्सन को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो इस चिकन पॉक्स के अगेंस्ट उस पर्सन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और भविष्य में इसके होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अगर इस नर्स को पहले चिकन पॉक्स हो चुका होगा तो बच्चे से ये इन्फेक्शन उस नर्स में नहीं आएगा और नर्स से फिर फर्दर क्लाइंट में नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज हमारा जो यहाँ पेशेंट है वो ल्यूकीमिया से सफरिंग है, इसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम है। इस पर्सन को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन यदि होता है, संपर्क में आता है, तो उसे तुरंत इन्फेक्शन हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question number 11. Treadmill test and stress test are used to detect. ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा आप किस चीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमियास, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। The right answer is option C. किसी पर्सन को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक तो नहीं आया है, इस चीज के डिटेक्शन के लिए हम ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट को आप एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और इनका इस्तेमाल हम कोरोनरी इस्चीमिया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अरिथमिया जैसी फाइंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट के दौरान हम पर्सन की बॉडी पर अलग अलग सेंसर्स लगाकर मॉनिटर से कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसे ट्रेडमिल पर वॉक करने के लिए और दौड़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही पर्सन एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, तो इस पर्सन की हार्ट की एक्टिविटी को हम नोट करते हैं और इसके बिहाफ पर यह पता लगाया जाता है कि हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12. लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ। आपको बताना है कि लैरिंग्स जो है कितने कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है? 5 कार्टिलेज से, 7 कार्टिलेज से, 9 कार्टिलेजेस से या फिर 6 कार्टिलेजेस से? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 9 कार्टिलेज। लैरिंग्स जो है 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बनी स्ट्रक्चर होती है। आइए इसके बारे में और जान लें। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स एंड इट इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस। लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं और ये कुल 9 कार्टिलेज से मिलकर बनी संरचना होती है। लैरिंग्स हैव अनपेयर्ड कार्टिलेज एंड पेयर्ड कार्टिलेज। लैरिंग्स में जो कार्टिलेजेस पाए जाते हैं वो कुछ अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और कुछ पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। पेयर कार्टिलेज का मतलब होता है 2 का ग्रुप यानी जोड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन से हैं जो कि लैरिंग्स को बनाते हैं? तो आप बताएंगे थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस जिसे आप फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा इसे पूछा भी गया है कि एपिग्लॉटिस किस प्रकार का कार्टिलेज है? तो आप बताएंगे फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। ये संख्या में सभी एक एक होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब हम बात करते हैं पेयर्ड कार्टिलेजेस की, जो कि संख्या में दो होते हैं। सबसे पहले है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, फिर आता है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज और फिर आता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 13, a patient who is experiencing dyspnea should be placed in। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है, तो इसे कौन सी पोजीशन दी जा सकती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑर्थोप्निक पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन? The right answer is option B। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन या डिस्पनिया होने पर ऑर्थोप्निक पोजीशन दी जा सकती है। आइए जान लेते हैं कि ऑर्थोप्निक पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। इन विच क्लाइंट इज प्लेस्ड इन सिटिंग पोजीशन with back supported on pillow, sometimes it is also known as sitting or high forward position। ऑर्थोप्निक पोजीशन के अंदर हम पेशेंट को कुछ इस प्रकार से बिठा देते हैं और पेशेंट की जो बैक है उसे पिलो का सपोर्ट देते हैं। इस पोजीशन को कई बार हम सिटिंग पोजीशन या हाई फॉरवर्ड पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। इस पोजीशन को देते ही पेशेंट के लंग्स को इन्फ्लेट होने के लिए यानी कि फूलने के लिए पूरा स्पेस मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर पेशेंट के लंग्स में जा पाती है और पेशेंट को हो रही रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टी नॉर्मल हो जाती है। ऑप्शंस के अंदर सेकंड पोजीशन बताई गई थी लिथोटॉमी पोजीशन। आइए इसे भी जान लें कि ये क्या है। सुपाइन पोजीशन ऑफ द बॉडी with legs separated, flexed and supported on raised strips, originally used for childbirth or during labor and other gynecological procedures। देखिएगा जब भी किसी पर्सन को आपको लिथोटॉमी पोजीशन देनी होती है तो उसे सबसे पहले आप सुपाइन पोजीशन में लाएंगे यानी सीधा सुला देंगे। उसके बाद पेशेंट के जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लोअर लिम्स हैं, उन्हें हिप्स एरिया से फ्लेक्स्ड करेंगे और नीज से फ्लेक्स्ड करेंगे। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देने के बाद उसके पैरों को हिप जॉइंट और नी जॉइंट से फ्लेक्स करेंगे यानी मोड़ेंगे। और अब पेशेंट के जो लेग वाला हिस्सा है, काफ मसल्स वाला हिस्सा है, उसे स्ट्रिप्स के ऊपर इस प्रकार से सपोर्ट देकर रख देंगे। अब ये जो पोजीशन है इसे आप लिथोटॉमी पोजीशन के नाम से जानते हैं और इस पोजीशन का इस्तेमाल हम चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के दौरान करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। इसके अलावा ऑप्शंस में बताई गई दोनों पोजीशंस को डिस्कस कर लें। सुपाइन पोजीशन का मतलब है क्लाइंट लाइज ऑन हिज और हर बैक, पेशेंट को उसके पीठ के बल लेटा देना यानी सीधा सुला देना इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। इन विच क्लाइंट लाइंग हिज और हर साइड एंड इट इज प्रोबेबली यूज्ड आफ्टर ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स विथ हेड ट्रॉमा साइड टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। देखिएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन का इस्तेमाल हम
उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें ऑपरेशन के बाद एस्पायरेशन के रिस्क से बचाना हो या फिर पेशेंट को एनीमा लगाना हो। तो इस सिचुएशन में पेशेंट को बाईं करवट पर सुला देना लेफ्ट लेटरल पोजीशन कहलाती है। पेशेंट को बाईं करवट पर सुला देना, लेफ्ट करवट पर सुला देना, सिंपली समझें तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 14, a client whose condition remains stable after myocardial infarction gradually increases his activity. Which of the following condition should the nurse assess to determine whether the activity is appropriate for the client? एक पेशेंट जिसे हार्ट अटैक आया था, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ था, इस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उसका ट्रीटमेंट हुआ। अब ये पेशेंट स्टेबल है, इसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेबल कंडीशन के बाद डॉक्टर द्वारा इस पर्सन की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कहा गया, यानी कि पेशेंट से कहा गया कि वो अब धीरे धीरे चलना फिरना शुरू करे, कुछ हल्की एक्सरसाइज करे। पेशेंट के द्वारा एक्सरसाइज करते समय या चलते फिरते समय कौन सी फाइंडिंग के मिलते ही नर्स अलर्ट हो जाएगी और पेशेंट को एक्टिविटी कम करने के लिए कहेगी। उस पर्टिकुलर फाइंडिंग को आपको सेलेक्ट करना है जो कि नर्स के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखी जाएगी। एडिमा, साइनोसिस या फिर डिस्पनिया। The right answer is ऑप्शन 3। अगर पेशेंट को चलते फिरते समय यानी फिजिकली एक्सर्शन करते समय, एक्सरसाइज करते समय डिस्पनिया होता है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होता है, उसका सांस फूलने लगता है, तो हम तुरंत पेशेंट को रोक देंगे और कहेंगे कि आप इतनी तेज एक्सरसाइज ना करें, कुछ एक्सरसाइज या एक्टिविटी को कम करें। सो यहाँ पर इसे हम एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। आइए इसे और क्लियर करें। फिजिकल एक्टिविटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन while the client is still hospitalized and through a period of rehabilitation। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद पेशेंट में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस करवाया जाता है, यानी उसके बॉडी के फंक्शंस को पहले की तरह रीस्टोर करवाया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम पेशेंट की एक्टिविटी का लेवल को बढ़ाते हैं। The client is progressing too rapidly if activity significantly changes respiration, causing dyspnea, chest pain, rapid heartbeat और fatigue। देखिएगा, अगर पेशेंट को एक्टिविटी करवाते समय पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो, चेस्ट पेन हो, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाए और पेशेंट को थकान लगने लगे, तो इसका मतलब है कि पेशेंट अभी इतनी एक्सरसाइज या एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। हमें इससे कम एक्सरसाइज पेशेंट को करवानी है। यानी कि सिंपली कहें तो इन चारों पांचों में से कोई भी सिम्टम अगर पेशेंट को रिहैबिलिटेशन के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान फील होते हैं तो तुरंत हम एक्टिविटी का लेवल कम कर देंगे। When any of these symptoms appear, the client should reduce activity and progress more slowly। अब ऑप्शन के अंदर एडिमा दिया गया था। एडिमा suggests circulatory problem that must be addressed but not necessarily indicate over exertion। ऑप्शंस में एडिमा जो दिया गया था वो आपके सर्कुलेटरी प्रॉब्लम को बताता है, फ्लूइड ओवरलोड को बताता है, जो कि यहाँ पर इस सिचुएशन में पेशेंट के द्वारा की जा रही एक्सरसाइज के अधिक होने को नहीं बताता। सो इस ऑप्शन को हमने सही नहीं माना। साइनोसिस शब्द का मतलब होता है कि
bluish discoloration of skin due to reduced amount of oxygen into the cell। अगर पेशेंट के अंदर साइनोसिस डेवलप हो रहा है, स्किन नीली पड़ रही है, तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर आरबीसी की संख्या कम है और आरबीसी का ही काम है कि वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाए। अगर पेशेंट में साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो ये कहीं भी ओवर एक्सर्शन को नहीं बताती। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर एचबी और आरबीसी का लेवल चेक करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये कम है। क्वेश्चन नंबर 15, आवर बॉडी इज ओनली बोन दैट इज नॉट अटैच्ड विथ अदर बोन। हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी जो कि दूसरी किसी और हड्डी या बोन से नहीं जुड़ी होती। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज हायोइड बोन। हायोइड बोन हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा बोन है जो कि किसी और बोन से अटैच्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, टंग इज अटैच्ड टू विच बोन। हमारी जो टंग है, जीभ है, वो किस बोन से जुड़ी होती है? द राइट आंसर इज हायोइड बोन। टंग जो है हायोइड बोन से अटैच्ड रहती है और ये हायोइड बोन सिंगल ऐसी बोन है जो कि किसी और बोन से अटैच्ड नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 17, द नर्स इज असिस्टिंग इन द केयर ऑफ पेशेंट who is 2 days post operative from a hemorrhoidectomy. The nurse would be correct in instructing patient to। देखिएगा, ऐसा पेशेंट जिसे 2 दिन पहले हेमरॉइडेक्टोमी हुई है, इस पेशेंट को नर्स के द्वारा कौन सा इंस्ट्रक्शन देना सही माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अवॉइड अ हाई फाइबर डाइट बिकॉज दिस कैन फास्टन द हीलिंग टाइम। हम इस पेशेंट को हाई फाइबर डाइट नहीं लेने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, कंटिन्यू टू यूज आइस पैक्स अंटिल डिस्चार्ज एंड देन व्हेन एट होम। हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल में आइस पैक्स का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे और घर जाने के बाद भी उन्हें कैसे इसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में बताएंगे। ऑप्शन सी, 200 mg ऑफ कॉलेक BID टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। हम इस पेशेंट को कॉलेक दिन में 2 बार दे सकते हैं ताकि उसमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज डेवलप ना हो। ऑप्शन डी, यूज सिट्स बाथ आफ्टर ईच बाउल मूवमेंट टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड कंफर्ट। हम इस पेशेंट में हर बार बाउल मूवमेंट के बाद, स्टूल पास करने के बाद सिट्स बाथ करवाते हैं ताकि उसमें कंफर्ट और क्लीनलीनेस मेंटेन रहे। चूज योर आंसर, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, किसी भी पर्सन के अंदर यदि रेक्टम या एनाल एरिया की वेन्स में डायलेशन हो जाए तो ये कंडीशन हेमरॉइड्स कहलाती है। हेमरॉइड्स को आप पाइल्स या बवासीर के नाम से भी जानते हैं। हेमरॉइड्स को ठीक करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम हेमरॉइडेक्टोमी के नाम से जानते हैं। देखिएगा, हेमरॉइडेक्टोमी सर्जरी के बाद हम पेशेंट को हाई फाइबर्स डाइट लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि हाई फाइबर्स डाइट अगर पेशेंट लेगा तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने की संभावना कम से कम होगी और पर्सन इजीली स्टूल पास कर पाएगा। हेमरॉइड्स होने का एक कारण ये भी माना जाता है कि अगर कोई पर्सन ऐसी जॉब करता है जिसमें लंबे समय तक उसे खड़ा रहना पड़ता है
तो उन्हें पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर पर्सन को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उनमें भी हेमरॉइड्स होने की संभावना काफ़ी होती है। तो यहाँ पर हम पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लेने के लिए कहेंगे, ना कि अवॉइड करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि हम इस पेशेंट को आइस पैक्स का इस्तेमाल हॉस्पिटल में रहने के दौरान और डिस्चार्ज होने के बाद भी करने के लिए कहेंगे, जो कि गलत है। ऑपरेशन के जस्ट बाद आइस पैक्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है। लंबे समय तक आइस पैक्स का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया था कि हम कॉलिक मेडिसिन को दिन में 2 बार 200 mg देंगे ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पर गौर किया हो तो यहाँ पर कहा गया था कि नर्स के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो होती है उसे प्रिस्क्रिप्शन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, ना कि नर्स के पास। सो इस ऑप्शन को भी हम गलत मानेंगे। हर बार बाउल मूवमेंट करने के बाद यानी स्टूल पास करने के बाद पेशेंट को हम किसी टब के अंदर पानी भरकर, हल्का ल्यूक वार्म पानी भरकर उसमें बीटाडीन डालकर बिठा देते हैं। इस प्रोसीजर को हम सिट्स बाथ के नाम से जानते हैं। हर बार बाउल मूवमेंट के बाद सिट्स बाथ देने से पर्सन के अंदर जो डिस्कम्फर्ट होता है वो ठीक हो जाता है और पेशेंट का जो पेरिनियल एरिया है उस जगह पर क्लीननेस भी मेंटेन रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी फिशर्स डज द राइट लंग कंटेन्स। आपको बताना है कि राइट लंग के अंदर कितनी फिशर्स होती हैं। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारे दाएं फेफड़े यानी राइट लंग के अंदर 2 फिशर्स होती हैं। आपने ये क्वेश्चन तो बार बार पढ़ा होगा कि हमारे लंग्स में कुल कितने लोब्स होते हैं। तो याद रखिएगा, लंग्स में बन रहे लोब्स को सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है, कट होता है, उसे ही आप फिशर के नाम से जानते हैं। हमारे जो राइट लंग है उसके अंदर 2 फिशर्स होती हैं। राइट लंग कंटेन्स 2 फिशर्स, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। मान लीजिए ये हमारा राइट लंग्स हैं, दिस इज द राइट लंग। तो इस लंग्स के अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल फिशर होगी और एक होगी ऑब्लिक फिशर। इन 2 फिशर्स के कारण ही हमारा जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला अपर लोब कहलाता है, दिस इज द अपर लोब। बीच वाला मिडिल लोब कहलाता है और जो लास्ट वाला है नीचे वाला वो लोअर लोब कहलाता है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट लंग की। लेफ्ट लंग के बारे में हम जानते हैं कि हार्ट की प्रेजेंस के कारण जो लेफ्ट लंग होता है राइट लंग की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है और इस लंग के अंदर एक फिशर पाई जाती है जिसे आप ऑब्लिक फिशर के नाम से जानते हैं। ये फिशर हमारे लेफ्ट लंग को 2 लोब्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला लोब अपर लोब कहलाता है और नीचे वाला लोअर लोब कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिशर और लोब से क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 20, कैटेकोलेमाइंस आर सिक्रीटेड बाय। आपको बताना है कि कैटेकोलेमाइंस हमारे एड्रिनल ग्लैंड के किस पार्ट से सिक्रीट होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से, जोना फेसिक्यूलेटा से, जोना रेटिकुलरिस से या फिर एड्रिनल मेड्यूला पार्ट से।
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एड्रिनल मेड्यूला पार्ट कैटेकोलेमाइंस का सिक्रीशन करता है। एड्रिनल ग्लैंड से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इस ग्लैंड को हम बहुत ही समराइज वे में डिस्कस करें। एन एड्रिनल ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स। देखिएगा, हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप की एक ग्लैंड पाई जाती है। इसे आप एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस ग्लैंड को, इस ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा आप इस ग्लैंड का ये देख रहे हैं, जिसे मैं लाइनिंग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये जो बीच वाला हिस्सा ट्रायंगुलर आप देख रहे हैं, इसे आप एड्रिनल मेडुला के नाम से जानते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन एंड ऑल्सो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट भी माना जाता है। अब इस आउटर पार्ट के अंदर तीन सेपरेट जोन्स होते हैं। इस आउटर पार्ट के अंदर तीन सेपरेट जोन्स होते हैं, जिन्हें आप याद रखने के लिए GFR टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन रीजन्स भी इसी ट्रिक के द्वारा याद रखे जा सकते हैं। जैसे G का मतलब हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, F का मतलब होगा जोना फैसिक्युलेटा और R का मतलब हो गया जोना रेटिक्युलरिस। होपफुली दिस इज क्लियर। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वाले पार्ट की, जिसे आप एड्रिनल मेडुला के नाम से जानते हैं। इट इज लोकेटेड इनसाइड द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट इज द सेंटर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड के सेंट्रल के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट का पहला एरिया जोना ग्लोमेरुलोसा। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द दिस एरिया नोन एज एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन किया जाता है। इस एल्डोस्टेरोन को ही आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड के नाम से जानते हैं। एल्डोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड BP मैनेजमेंट। याद रखिएगा, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के मैनेजमेंट और ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। एल्डोस्टेरोन also called life saving hormone because it prevents hyperkalemia in the body which may result in cardiac arrest and death। जैसे ही हमारे शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और हाइपरकैलेमिया को रोकता है, बढ़े हुए पोटेशियम के लेवल को कम करता है। अगर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो तो पर्सन में कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो है जोना फैसिक्युलेटा। हार्मोन सिक्रेटेड इज कॉर्टिसोल ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिएगा, जोना फैसिक्युलेटा एरिया के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, उन्हें आप सम्मिलित रूप से कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। इसे आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कह सकते हैं। दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बिकॉज इट वर्क्स इन सिचुएशंस लाइक स्ट्रेस। ये हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इट्स रोल इज टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल सो दैट द ब्रेन which is entirely depend upon the glucose for energy can function normally। हमारी बॉडी पर जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में ब्रेन अपना फंक्शन लगातार करता रहे, इसके लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होते हैं और ये हार्मोन ब्रेन को लगातार ग्लूकोज की सप्लाई पहुंचाते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में
ब्रेन जब तक फंक्शन कर रहा है तब तक हम अलाइव हैं। जैसे ही ब्रेन ने फंक्शनिंग बंद की, पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन को फ्यूल के रूप में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए होता है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बॉडी के अदर पार्ट से ग्लूकोज की सप्लाई को कम करके ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट पार्ट आता है जोना रेटिक्युलरिस। इट सीक्रेट एंड्रोजन विच कन्वर्ट इनटू फुली फंक्शनल सेक्स हार्मोन इन ओवरी एंड टेस्टिस। देखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड के थर्ड पार्ट जोना रेटिक्युलरिस के द्वारा एंड्रोजन्स का सिक्रीशन किया जाता है, और ये एंड्रोजन ओवरी और टेस्टिस में जाकर फुली फंक्शनल सेक्स हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। एड्रिनल मेडुला की, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। कैटेकोलेमाइंस आर सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला एंड एग्जाम्पल एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। दीज हॉर्मोन्स वर्क इन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। हमारी सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड के सेंट्रल पार्ट यानी एड्रिनल मेडुला वाले पार्ट से दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का रिलीज होता है, जिन्हें आप एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के नाम से जानते हैं। जब भी हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में होती है, लड़ो या मरो की स्थिति में होती है, तो उस सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।